sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपीए डीएलएड वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न पहला देखिए क्या कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है नैकट्य प्रदान करना। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा इसमें जल संचयन के उपयोग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि यह वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए तूफानी जल के प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को कम करता है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा। कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्नलिखित बिंदु आवश्यक हैं। पहला आपका है कि शिक्षार्थियों को किताबें और वर्दी प्रदान करना। दूसरा आपका है उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 4। कह रहा है कि बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है दोस्तों। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है तथा वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि फ्रोवेल पहला शिक्षा शास्त्री जिसकी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही थी, है ना। फ्रोवेल के अनुसार बालक की आत्म क्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 6। ठीक है, कह रहा है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी था, जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7। कह रहा है कि प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण या दोष का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उत्तर लिखिएगा कि प्रयोजनवाद के दो गुण एवं दोष निम्नलिखित हैं। आप लोग हेडिंग में लिखिएगा गुण। ठीक है, गुण में पॉइंट बनाइएगा। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया था, जिससे शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया था। ठीक है, आइए दूसरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरी पॉइंट दोस्तों है कह रहा है कि प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनेगा दोष। दोष के अंतर्गत लिखिएगा पॉइंट बना के दोस्तों कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं है। दूसरा है कि प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, ये था दोष। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बताइए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका निम्नलिखित है। पॉइंट में लिखिएगा विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 9। कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। इसे नई तालीम, ठीक है, और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य से क्या अभिप्राय है। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा एवं बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 11। कह रहा है कि मल्टीमीडिया क्या है। आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताना है तो उत्तर में लिखिएगा कि मल्टीमीडिया जो है अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है, जहां मल्टी का अर्थ होता है बहु, ठीक है, और अथवा विविध, है ना, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, अर्थात मल्टीमीडिया के माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 12 यानी 12। देखिए प्रश्न 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। उत्तर में लिखिएगा कि प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा योजना बनाई गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 13। देखिए कह रहा है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। उत्तर में लिखिएगा कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 14। कह रहा है कि लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि लैंगिक समानता का आशय पुरुष और महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां और समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 15। दोस्तों अगर प्रश्न 15 को हल करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दे। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। उत्तर में लिखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा का आशय है कि जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं आगे। आइए दोस्तों अब हम लोग वर्ष 2022 में आ गए हैं। ठीक है, 2022 के जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी पूछे गए थे सभी को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उत्तर में लिखिएगा कि रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। ठीक है, रूसो एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, क्या थे दोस्तों, महान दार्शनिक थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका 17 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। तो उत्तर में लिखिएगा कि सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। यह वाक्य जो है कठोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य जो है दोस्तों आदर्शवाद या दर्शन से है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 18। कह रहा है कि वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि वैश्विक तापमान वृद्धि का आशय हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है। ये बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 19 पर। सभी लोग प्रश्न 19 को देखिए। कह रहा है कि मूल्य क्या है ना, मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्यमान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि जॉन जे काने के अनुसार मूल्य के आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि पर्यावरण शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के परिधन आवरण, ठीक है, से मिलकर बना है। जहाँ है परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है दोस्तों ढका हुआ। ठीक है, अर्थात ऐसी चीजों का समुच्चय है जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत्ति माने ढके हुए होते हैं। ठीक है,
तो ये था दोस्तों प्रश्न 20 का आंसर। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। तो उत्तर में लिखिएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। प्रश्न 23 कह रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय कि बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग देखिए प्रश्न 24। प्रश्न 24 कह रहा है दोस्तों कि बौद्ध शिक्षा क्या है। उत्तर में लिखिएगा कि बौद्ध कालीन शिक्षा की प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवेश संस्कार होता था। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 25 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 25 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। उत्तर में लिखिएगा आप लोग शिक्षा का सामान्य एवं मूलभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 26 कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों, सामुदायिक मध्यस्थों और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमको 2023 से लेकर 2016 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हमको देखना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को हो रही है। चलिए प्रश्न 27 देखिए आपके स्क्रीन पर है। अगर आप कहेंगे तो धीरे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तरह की शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। उत्तर में लिखिएगा शिक्षा के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य एवं जनसंचार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 तरह की जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि जनसंचार के प्रमुख साधन है दूरदर्शन है, रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविजन है, समाचार पत्र तथा इंटरनेट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आगे हैं। प्रश्न 29 कह रहा है कि प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। उत्तर लिखिएगा कि पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आपका है जल प्रदूषण, दूसरा आपका है वायु प्रदूषण, तीसरा आपका है मृदा प्रदूषण, चौथा आपका है ध्वनि प्रदूषण आदि। ठीक है, चलिए चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30 दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। उत्तर लिखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता था। ठीक है, तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता में, ठीक है, किसमें वास्तविकता में विश्वास करते थे और इसलिए उन्हें सृजन की प्रवृत्ति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले वर्ष पर जो है कि 2020 है। ठीक है दोस्तों, 2020 में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे सभी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो आप लोग सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 31 देखिए क्या करा कह रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। उत्तर लिखिएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, पहला था काशी, उसके बाद दूसरा था तक्षशिला। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह रहा है कि मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा पॉइंट में कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना। दूसरा है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सभी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 35 कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र हुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 कह रहा है कि उपनयन संस्कार से
आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा कि वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था। उप यानी पास और नैन यानी ले जाना, ठीक है, अर्थात गुरु के पास या समीप ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार, ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 35, ठीक है। 35 का सभी लोग आंसर देखिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न 35 क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा अगस्त 1987 में बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार ने नीति घोषित की जो कि बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36 कह रहा है कि शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया। उत्तर लिखिएगा शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इनके अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिससे कि क्षण कर निम्न वर्गों के लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 37 कह रहा है कि प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि प्लेटो की प्रमुख रचनाएं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिंपोजियम आदि प्रमुख थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 38 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला आपका दोस्तों है निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। दूसरा आपका है कि सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सर्वसुलभ बनाना जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 39 कह रहा है कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। उत्तर लिखिएगा कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक जो है NCTE करती है। यह संस्था देश में शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 40 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न 40 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों शिक्षा की परिभाषा, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 41 शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षा के निम्नलिखित 2 उद्देश्य हैं। पहला आपका है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा आपका है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्ति या क्षमताओं को विकसित करना, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 42 कह रहा है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि ऐसे छात्र जो ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवा कर 1 से 2 साल बाद स्कूल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है ड्रॉप आउट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 43 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन निम्न है। पहला आपका है असहयोग आंदोलन, दूसरा आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगर आप 2 ही लिख देंगे तभी भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 44 देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 उपाय निम्न है। पहला आपका है वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आपका है फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 45 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखिएगा 4 नैतिक मूल्य निम्न है। पहला आपका है निष्पक्षता, दूसरा आपका है सम्मान, तीसरा आपका ईमानदारी, चौथा आपका है सत्यता, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं सन 2019 में, ठीक है। दोस्तों जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पूछे गए थे 2019 में वो सारे प्रश्न हम आपको लेके आप लोगों के बीच में आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग प्रश्न को देखिए। प्रश्न 46 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। उत्तर लिखिएगा महात्मा गांधी जी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। इसे वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी समझिए कि 2025 में भी ये सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है।
चलिए आइए हम लोग प्रश्न 47 पे आ गए हैं। कह रहे कि एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है, तो उत्तर लिखिएगा कि एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य जो होता है दोस्तों वह होता है दिल्ली से। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 48। सभी लोग प्रश्न 48 को देखिए। कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। उत्तर लिखिएगा ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वह ग्राम सरपंच होता है, अर्थात ग्राम प्रधान जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 49 49 कह रहा है कि बोधकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ठीक है, आइए हम उसके उद्देश्यों को देखते हैं। चलिए उत्तर लिखिएगा कि बोधकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा आपका है कि चरित्र का निर्माण करना, तीसरा आपका है कि मोक्ष की प्राप्ति, चौथा आपका है कि व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। उत्तर लिखिएगा कि बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 51। कह रहे छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन सी जनसंचार साधन है। ठीक है, उत्तर लिखिएगा कि छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु टेलीविजन, चलचित्र, रेडियो, टीवी है ना तथा इंटरनेट आदि सब क्या है, ये जनसंचार के साधन है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न 52। ठीक है, कह रहा है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं। उत्तर लिखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है इसके प्रभाव के कारण पृथ्वी के सतह के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 कह रहा है कि इन 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखिएगा कि सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता तथा मानवता इत्यादि मानवीय मूल्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 54 कह रहा है कि जल संचयन का मूल्य सिद्धांत क्या है। उत्तर लिखिएगा जल संचयन का मूल्य सिद्धांत बारिश के पानी को तालाबों और छोटे जल स्रोतों में जमा करना। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 55। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर में लिखिएगा जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला आपका है कि शहर तथा गांव के नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा आपका है कि नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा आपका कि नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देना चाहिए। चौथा आपका कि नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 56 कह रहे कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। उत्तर लिखिएगा कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से है। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 57 कह रहा है कि बालिका शिक्षा का आशय बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय परिवेश में बालिकाओं के विषय में शिक्षा की पृष्ठभूमि अत्यंत ही संघर्षों से परिपूर्ण रही है। भारतीय संस्कृति की पितृसत्तात्मक विशेषताएं बालकों की तुलना में बालिकाओं को विकास के कम अवसर है ना प्रदान करती हैं, परंतु अब बदलते परिवेश में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही हैं। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों आप लोग कि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। यह शिक्षा के पूर्व पर विचारित नहीं होती है। ठीक है, यह पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों तथा जन संचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 49 कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। ठीक है, उत्तर लिखिएगा कि दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्व अध्ययन को बढ़ावा देना है। यह शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से गुणवत्तापूर्ण मूल्य और शैक्षणिक अनुभव सृजित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न 60 जो आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। ठीक है, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उत्तर बताइए 60 का। कह रहे कि शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है ना। अतः शिक्षा की सुलभता और पर्याप्तता का किसी भी समाज के विकास में योगदान होता है और वह सामाजिक ढांचे को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों 2017 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, तो आइए 2017 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
उनको बेहतरीन तरीके से देखते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न 61 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखना आपको है। उत्तर लिखिए। जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रोबेल के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो हैं दोस्तों वो पौधे के समान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 62 62 कह रहा है कि प्रयोजनवाद जिसमें आस्था नहीं रखता। उत्तर लिखिएगा। प्रयोजनवाद समाज में व्याप्त रूढ़ियों, मान्यताओं, बंधनों, परंपराओं, है ना, अंधविश्वासों आदि में कोई भी आस्था नहीं रखता है। ठीक है, प्रश्न अगला आपके स्क्रीन पर प्रश्न 63 कह रहा है कि प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है। उत्तर लिखिएगा कि यूनानी दार्शनिक एवं शिक्षाविद सुकरात को प्रश्न शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 64 कह रहा है कि प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। उत्तर लिखिएगा कि प्राकृतिकवाद को भौतिकवाद के अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिकवाद केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है, यह मन और आत्मा जैसी अमूर्त धारणाओं को नहीं मानता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 65 दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 65 देखिए क्या करा कि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन अब कब प्रारंभ किया था। तो लिखिएगा कि फ्रोबेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, बालोद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 66 जो है कि आपकी स्क्रीन पर है ना, इसको देखिए कह रहा है कि समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर लिखिएगा दोस्तों कि समाज के प्रमुख कार्य हैं। पहला आपका है कि बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना। दूसरा आपका है कि बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तीसरा आपका है कि संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और आपका चौथा है बच्चों को नैतिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए 67 आपके स्क्रीन पर है प्रश्न मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें सीखने या सामाजिकरण के प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 68 करें कि बाल अपराध के मुख्य बिंदु कितने प्रकार का होता है। उत्तर लिखिए कि बाल अपराध के निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं। पहला आपका है गरीबी, दूसरा आपका है भूखमरी, तीसरा आपका है अशिक्षा, चौथा आपका है जागरूकता, पांचवा आपका है सामाजिक वातावरण और आपका जो है छठा है मानसिक महत्वाकांक्षा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। प्रश्न 69 जो आपके स्क्रीन पर है 69 करके कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। वर्ष 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70 दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो लिखिएगा कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 71 कह रहा है कि मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। उत्तर लिखिएगा मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को पेश किया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 72 कह रहा है कि हुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। तो उत्तर लिखिएगा कि हुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति सन 1854 में घोषित की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 73 कह रहा है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। उत्तर लिखिएगा कि निरौपचारिक शिक्षा में सभी आयु वर्गों के लोगों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए किसी विशेष आयु वर्ग पर अधिक दबाव डालने की बात कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 74 कह रहा है शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है। उत्तर लिखिएगा शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन महान दार्शनिक प्लेटो का है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 75 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। आप उत्तर लिखिएगा कि वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होने की आयु जो थी दोस्तों वह थी
6 वर्ष माना गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों वर्ष 2016। ठीक है, हम लोगों ने 2023 से लेकर 2016 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न 76 कह रहा है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? उत्तर लिखिएगा कि टैगोर के सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 77 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रोबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना आपको है। उत्तर लिखिएगा कि फ्रोबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा मदर प्ले एंड नर्सरी टॉगर्स है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 78 कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 79 कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखिएगा दोस्तों कि दूरस्थ शिक्षा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है दोस्तों, इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा आपका है दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 80। सभी लोग प्रश्न 80 का आंसर दीजिएगा। दोस्तों का चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 81 कह रहा है कि मल्टीमीडिया क्या है। उत्तर लिखिएगा कि मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो है ना, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों एवं श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह है मल्टीमीडिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देते हैं प्रश्न 82 कह रहे हैं कि बोधकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की सीमा प्रदान की जाती थी है ना। दूसरा है बोधकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देते हैं प्रश्न 83 कह रहा है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखना। ठीक है, उत्तर लिखिएगा कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो प्लेटो हैं, कमेनियस हैं, सुकरात हैं, डेकार्टे हैं, हिगल हैं तथा फ्रोबेल आदि हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर प्रश्न 84 सभी लोग 84 को आंसर को देखिए। कह रहे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखना आपको है। दोस्तों उत्तर लिखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 85। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। उत्तर लिखिएगा कि 22 दिसंबर 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीर भूमि जिले में एक ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की। बाद में इनका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 का सभी लोग आंसर देखिए। कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना। दूसरा आपका जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 87 कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। उत्तर लिखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछनीय सामग्री के शामिल होने से जो पर्यावरण और परिस्थितिकी की अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88 कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। उत्तर लिखिएगा कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ गांधी जी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 89 कह रहा है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था। उत्तर लिखिएगा कि प्लेटो की संस्था का नाम प्लेटोनियस है ना, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं दोस्तों प्रश्न 90 पे। सभी लोग प्रश्न 90 को देखिए। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं सभी लोग सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा है। ठीक है, आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से दोस्तों हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप एक कमेंट करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे एक्टिव हैं। ठीक है,
तो पढ़ने के लिए दोस्तों एक्टिव तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं है, आप लोग जमीन कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 90 देखिए क्या कह रहा है कि राज्य से आपका अभिप्राय है। उत्तर में लिखिए राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन, जो कि अब यहाँ पर समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले दिन नेक्स्ट डे फिर हम इसी तरह आप लोगों के बीच में, ठीक है, सारे जो भी यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, सभी पेपरों को हम सीरियल वाइज आपको देते रहेंगे, ठीक है। बस अपना प्यार दुलार इसी तरह आप लोग वीडियो पर बनाए रखिए, ठीक है। दोस्तों अगर जो लोग अभी नए आए हैं, है ना, वो लोग हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर लीजिए, ठीक है। और सेशन प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। सारे वीडियो को आप लोग बढ़िया से जाकर देखिए और अपना प्यार दुलार उस पर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।